नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, क्यों दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और भी जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें होंगी सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार क्या होता है। तो नोबेल पुरस्कार इस संसार में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है या सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत एक अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति के वसीयत से होती है। वह वसीयत से होती तो है, लेकिन इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं पुरस्कार वितरण की 1901 से होती है। बाकी क्या हुआ था मामला, सबके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और इसमें क्या होता है, लगभग अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो 7 से 8 करोड़ रुपए तक की राशि मिलती है, जो कि स्वीडन की करेंसी में 1 करोड़ है। चलिए, क्योंकि देखिए क्या है, रुपये का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर आप डॉलर की ही बात करते हैं तो जो रुपये की कीमत होती है डॉलर में, कभी घटती कभी बढ़ती रहती है। तो ऐसे वहाँ भी घटती बढ़ती रहती है। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं 7 से 8 करोड़ के बीच में इसकी राशि मिलती है भारतीय रुपये में। हम बात करते हैं कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, अभी तो वर्तमान टाइम में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें एक चिकित्सा है, एक भौतिकी है, एक रसायन है, एक साहित्य है, एक शांति है, एक अर्थशास्त्र है। यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। लेकिन जब अल्फ्रेड नोबेल, यहाँ हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल, अभी इनके बारे में भी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक आएगी तो करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत की, तो उसमें उन्होंने 5 क्षेत्रों का ही जिक्र किया था, जिसमें शुरू के 5 हैं। यानी कि शुरू के जो 5 हैं ये शुरू से ही लागू हैं, ठीक है, शुरू से ही, मतलब इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता था। बाकी बात करते हैं 1968 में स्वीडिश बैंक, यानी जैसे अपने इंडिया का एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे स्वीडिश का सेंट्रल बैंक है ना, उसकी 300वीं वर्षगांठ पर 300वीं वर्षगांठ पे यह मतलब तय किया गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अब नोबेल पुरस्कार को दिया जाएगा। चलिए, तो आप जानिए कि शुरू में सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, लेकिन 1968 के बाद, यानी दिया तो 1969 से 6 क्षेत्रों में दिया गया, लेकिन तय 1968 में हुआ था कि अब से 6 क्षेत्रों में, यानी एक क्षेत्र बढ़ गया जो था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी 1969 से फिर दिया जाने लगा। बात देखिए, स्टार्टिंग कब से हुई, 1969 से पुरस्कार इसमें भी दिया जाने लगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए आप, जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी, सीधे ओस्लो हम लिख रहे हैं, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। चलिए, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का, सिर्फ शांति की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और जितने भी ये पुरस्कार हैं, यानी अर्थशास्त्र, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, ये स्टॉकहोम, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। चलिए, थोड़ा सा अब एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बताने के बाद कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति के वसीयत के द्वारा होती है, जो कि 1901 से वितरण चलता है पुरस्कार का। शुरू में उस वसीयत में सिर्फ 5 क्षेत्रों का जिक्र किया गया था, जिसमें भौतिक, चिकित्सा, रसायन, साहित्य और शांति था। लेकिन 1968 में यह तय किया गया कि अब अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसके बाद अगले वर्ष, यानी 1969 से नोबेल पुरस्कार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। उसमें एक बात, शांति का जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो 5 पुरस्कार बचे हैं उनको दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और एक बात जान लीजिए, जो शांति का पुरस्कार है ये व्यक्ति के अलावा किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। बाकी जितने भी पुरस्कार हैं वो व्यक्तियों को ही दिया जाता है। तो जान लीजिए, शांति का पुरस्कार अगर इसकी हम बात करें, संगठन को भी दिया जा सकता है। आप लोग सुन जैसे अभी जैसे हम बात करें, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, उसको भी दिया गया था ना, तो संगठन ही है ना, व्यक्ति तो नहीं है ना, तो संगठन को भी दिया जा सकता है, ठीक है। को भी, ऐसा नहीं संगठन को ही नहीं है, संगठन को भी है, यानी व्यक्ति को दिया ही जा सकता है, उसके अलावा संगठन को भी दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जो ये 5 बचते हैं उसमें वो व्यक्ति को ही दिया जाता है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी पुरस्कार हो,
उसमें मैक्सिमम एक पुरस्कार में 3 लोगों की साझेदारी हो सकती है। यानी कि कोई भी पुरस्कार ऐसा नहीं, कभी कभी आप सुनते होंगे जैसे भौतिक या चिकित्सा या रसायन किसी भी क्षेत्र में सुनते होंगे कि 3-3 व्यक्तियों को, 2-2 व्यक्तियों का, कभी कभी सिंगल व्यक्ति ही पा जाते हैं। तो अभी ये नहीं सुनेंगे कभी हाँ कि 4 व्यक्तियों को दिया गया, नहीं, अगर कोई भी पुरस्कार है तो मैक्सिमम 3 व्यक्तियों के बीच साझा किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लिख दे रहे हैं, कोई भी पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा सकता है। ठीक है, साझा किया जा सकता है। चलिए देखिए, अब ये हो गया थोड़ा पुरस्कार के बारे में हम बता दिए, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ के कि इतना तो हो गया नोबेल। अब जो स्टार्ट किए थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी कहानी क्या है, क्योंकि मेन तो यही है, इसको बांटने वाले, खैर बांटने टाइम तो रहे नहीं थे, लेकिन हाँ इन्हीं की देन है जो आज संसार में नोबेल पुरस्कार का वितरण हर एक साल होता है। तो चलिए इनकी थोड़ी सी हम लोग कहानी जानते हैं। देखिए ये पैदा हुए थे स्वीडन में ही पैदा हुए थे। ठीक है, और लगभग 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे इमैनुअल नोबेल, वो एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर तथा एक व्यवसायी थे। तो क्या है, वो अपनी एक कंपनी चलाते थे, उसी कंपनी में अल्फ्रेड नोबेल उनकी सहायता करते थे। कुछ टाइम बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। बात करते हैं इनके बारे में, हम थोड़ा डिटेल से हल्का सा चर्चा करेंगे। उनके पिता के बारे में हमको जानकारी उतनी नहीं रखनी, क्योंकि हमको मेन इनसे मतलब है। चलिए ये क्या होता है, 1862 में एक कंपनी स्थापित करते हैं अपनी। ठीक है, और कंपनी में क्या बनाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए ये भी नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन बनाते थे। ये भी देखा जाए तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इंजीनियर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, रसायनज्ञ भी थे और व्यवसायी भी थे। तो इतना सब कुछ होते हुए भी मतलब वो अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश किए, जिसमें काफ़ी लोग काम भी करते थे। उसमें शुरुआत में यही काम होता, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने का काम होता था। तो इसके बाद क्या हुआ, 1864 में इसकी कंपनी में आग लग जाती है। कंपनी में आग लग जाती। देखिए ये सब बता इसलिए रहे क्योंकि इन सब की कहानी जुड़ी है इनसे कहीं ना कहीं आगे। ठीक है, 1864 में इन कंपनी में आग लग जाती है। इनमें मजदूर के साथ साथ इनके एक छोटे भाई थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर अपने आप को संभालते हैं, अपनी कंपनी को संभालते हैं। इसके बाद 1867 में ये डायनामाइट की खोज करते हैं। डायनामाइट की खोज करते हैं जो इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। देखिए हम इनके नोबेल के पहले की बात कर रहे हैं ना, अगर इनको वैज्ञानिक या एक आविष्कारक के रूप में देखा जाए तो डायनामाइट ही थी जिसके कारण यह चर्चा में हुई। यानी कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, या सबसे बड़ा उपलब्धि नहीं कह सकते, यहाँ पर सबसे बड़ा आविष्कार लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आविष्कार। चलिए तो 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए। चलिए इनका चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, कंपनी सेटअप हो गई, अच्छा खासा इनके पास इनकम हो गई और अच्छा खासा इनका जो उद्योग था स्थापित हो गया। इसके बाद काफ़ी टाइम बाद यानी लगभग 1888 में एक मैगजीन पढ़ रहे थे। वो मैगजीन तब की थी जब इनके कंपनी में आग लगी थी और इनके छोटे जो भाई मरे थे उनके बारे में भी चर्चा थी उसमें, और इनका साथ साथ इनका भी जिक्र हुआ था क्योंकि कंपनी तो इन्हीं की थी, तो मेन रूप से इन्हीं के बारे में छपा था। तो उसमें एक आर्टिकल छपा था और आर्टिकल क्या था उसमें, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। देखिए इनका ये आर्टिकल छपा था, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मौत के सौदागर की मौत। तो उस समय पब्लिशर को ये लगा था कि अल्फ्रेड नोबेल भी अपने कंपनी में जल के मर गए हैं। तो वो आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था उनके बारे में, खुद के अल्फ्रेड नोबेल के ही बारे में लिखा था, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत सौदागर की मौत। यानी कि मौत का जो सौदागर क्यों कहा था, क्योंकि वो डायनामाइट की खोज किया था और डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जो काफ़ी जाने ले सकता है। लेकिन उस समय मेन रूप से डायनामाइट
को जाना जाता था विस्फोटक के ही रूप में। तो उससे क्या होता था, काफ़ी लोग मर जाते थे युद्ध में, अगर इसका इस्तेमाल होता था काफ़ी लोग मरते थे। तो वो लिखा था कि जो मर्चेंट, क्योंकि अब डायनामाइट का आविष्कार हुआ तो कहीं न कहीं डायनामाइट से तो मौत ही तो बट रही थी, इसीलिए बोला है कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ, यानी मौत के सौदागर की मौत हो गई। जब वे अपना आर्टिकल यानी अपने ही बारे में देखें कि हमारे बारे में ऐसे विचार लोग रखते हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत धक्का लगा इस बात से। इसके बाद वो सोचे क्या हमारे मरने के बाद हमको लोग इसी रूप में याद करेंगे कि मौत के सौदागर के रूप में ही याद करेंगे, या हमको कुछ अच्छा भी सोचेंगे। तो फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे कि लोग हमको इस रूप में देखें, हम इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे और लोग हमको अच्छा सोचेंगे। तो इसके बाद क्या करते हैं, तो 1895 में उन्होंने एक वसीयत लिखी जिसमें वो काफ़ी बातें लिखे थे, लेकिन मुख्य बातें यही थी उसमें कि वे अपनी संपत्ति का लगभग 94% दान कर रहे हैं एक फाउंडेशन को। उस फाउंडेशन का कार्य होगा कि उनके जो मतलब संपत्ति से मिलने वाला ब्याज, यानी कि ऐसा नहीं कि संपत्ति अगर वही रखे जाएंगे तो फिर आगे ख़त्म हो जाएगी, तो उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां मतलब ब्याज मिले। फिर उस ब्याज से हर एक साल इस 5 क्षेत्रों में, जो भी हम चर्चा किए थे, 5 क्षेत्रों में लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार उनके उस संसार में यानी पूरे दुनिया में उस साल के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों के लिए या सबसे अच्छे काम करने वालों को दिया जाएगा। तो ये सब बातें उस वसीयत में लिखी थी। इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा लिख दें 1895 में क्या हुआ। वसीयत थी उनकी। इसके बाद क्या होता है 1896 में, यानी कि कह सकते हैं 10 दिसंबर, चलिए थोड़ा सा पूरा ही लिख दें, 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। और उस वसीयत में ये भी लिखे थे कि जब भी ये पुरस्कार दिया जाए तो हमारी यानी कि डेथ एनिवर्सरी पे ही दिया जाए, ताकि लोग हमको जब हमारी मौत हो तो हमको लोग बुरे कर्म के लिए ना याद करें, बल्कि अच्छे कर्म के लिए याद करें, क्योंकि जो भी समाज में अच्छा काम करेगा उसके लिए उन्होंने पुरस्कार की घोषणा कर दी। यानी कि उनके डेथ एनिवर्सरी पे इस रूप में देखा जाएगा कि पुरस्कार वितरण होगा अच्छे से अच्छे काम करने वालों के लिए। तो उनका ये था, और अपनी वसीयत में लेकर ये 10 दिसंबर 1896 में मर गए। चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। जब उनकी वसीयत देखी गई, इसके बाद उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है, जिसका पूरा काम इस नोबेल पुरस्कार से संबंधित चीज़ों को व्यवस्थित करना, बांटना, नॉमिनेशन या घोषणा, जो भी ये सब चीज़ें नोबेल फाउंडेशन ही करती है। इसके बाद 1900 में इसका स्थापना होती है। इसके बाद 1901 से यह वितरण चालू कर देती है। चलिए अब थोड़ा सा वितरण की बात हम करते हैं। तो किसके द्वारा दिया जाता है पुरस्कार? ये पुरस्कार देखिए मेन रूप से फाउंडेशन सब ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन पुरस्कार जो दिया जाता है स्वीडिश राजा के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। और उसमें आपको बता दिए कि इसमें से 4 पुरस्कार जो स्टॉकहोम में ही दिया जाता है, यानी कि स्वीडिश की राजधानी है, बाकी जो शांति का ओस्लो में दिया जाता है। ये सब बातें यहाँ तक आप लोग शायद अच्छे से समझ गए हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर दें। देखिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और स्वास्थ्य है। अर्थशास्त्र में पुरस्कार 1969 से देना स्टार्ट हुआ। 1968 में इसको तय किया गया था अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोई भी पुरस्कार के लिए अधिकतम 3 व्यक्ति ही साझा कर सकते हैं इस पुरस्कार में। इसके बाद हम बात करते हैं शांति का पुरस्कार व्यक्ति के साथ साथ किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। चलिए एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिए। इसमें 1974 में एक बात तय की गई कि मरणोपरांत किसी को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पुरस्कार दिया जाएगा। यानी अगर घोषणा हो चुकी है उस व्यक्ति की तो पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा कब होती है? घोषणा होती अक्टूबर महीने में, यानी अक्टूबर महीने में घोषणा होती है। और 10 दिसंबर जो कि अल्फ्रेड नोबेल की जैसे एनिवर्सरी है उस पर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए ये चीज़ें आप लोग जान गए हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, उससे संबंधित कुछ बातें, अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित काफ़ी सारी बातें। चलिए हम बात करते हैं कुछ भारतीय मतलब जो पुरस्कार प्राप्त करता हैं और कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ इसको लिखें? चलिए ये तो आप लोग देख लीजिएगा, हम यहीं मिटा रहे हैं, यहीं लिख रहे हैं। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ना लगे उसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। मिटा ही दें, जगह नहीं मिल रही है।
चलिए देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, देखिए इसमें तो काफ़ी सारे व्यक्तियों को मिल चुका है, तो सबकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे और ना ही करना संभव है। चलिए कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने वाली या पुरस्कार पाने वाली महिला या पुरुष में जो भी है वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कितनी, मात्र 17 वर्ष की उम्र में पाई थी। किसमें? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र, ठीक है। चलिए लिख दें सबसे कम उम्र। देखिए तो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार पाए थे, नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अधिक उम्र में। कौन है? जॉन बी गुडनैप। कितने वर्ष में पाए थे? 97 वर्ष की उम्र में पाए थे नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। तो चलिए ये दो चीज़ें हम एक कह सकते हैं लिमिट दिए हैं। सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई है, जो कि 17 वर्ष की उम्र पाई थी, 2014 में पाई थी। और भी उन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था शांति का पुरस्कार। इसके बाद हम बात करें सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडनैप, जो 97 वर्ष की उम्र में पाए थे, वो भी रसायन विज्ञान के लिए। चलिए थोड़ा सा भारतीयों की बात करते हैं जो पुरस्कार पाए हैं। जैसे बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, हम सीधे से टैगोर सिर्फ लिख रहे हैं। कितने में पाए थे? ये 1913 में पाए थे। बात कर रहे हैं सीवी रमन की। सीवी रमन की ये पाए थे 1930 में। मदर टेरेसा पाई थी 1979 में। देखिए कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये पाए थे, क्योंकि ये मलाला यूसुफजई के साथ ही साझेदारी में पाए थे 2014 में। और भी बाकी बहुत सारे जैसे हरबिंद खुराना, अमर्त्य सेन और सुब्रमण्यम, ये सब काफ़ी ऐसे भारतीय हैं जो मतलब मूल भारतीय हैं लेकिन विदेशी नागरिकता प्राप्त हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो मूल निवासी भारत के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, तो वो लोग भी पाए हैं इस नोबेल पुरस्कार को। तो चलिए आज नोबेल पुरस्कार के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी हम लोग उतना किए, लगभग हर एक पॉइंट को टच किए कुछ ना कुछ ज़रूर। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी भी काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।